तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स के सेशन में। आज हम लोग 18 अप्रैल के GS2 के न्यूज इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहला जो न्यूज है वो पढ़ेंगे अबाउट रेरा एक्ट। अब ये रेरा एक्ट क्या होता है? रेरा एक्ट का फुल फॉर्म अगर आप समझें तो वो है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। ठीक है, ये है रेरा एक्ट। तो रियल एस्टेट के ऊपर, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे और बात करेंगे किस प्रकार से आपका रेगुलेशन होता है और क्यों रिव्यू करने की बात हुई है और क्या रिव्यू किया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज आइटम हमारा है इंडिया का मैरीटाइम एक्सपेंशन। तो इंडिया को अभी पावर मिला है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यांमार में सितवे पोर्ट को ऑपरेट करने की अनुमति अभी इंडिया को मिल गई है। तो इससे रिलेटेड और इंडिया म्यांमार रिलेशनशिप से रिलेटेड हम लोग बातों की चर्चा करेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। सो लेट अस स्टार्ट। बात करते हैं रेरा एक्ट की। अब ये रेरा एक्ट क्या है? रेरा एक्ट का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2016 में एक्ट लाया गया था। क्यों लाया गया था? देखिए, एक्चुअली में हमारा रियल एस्टेट का जो इंडस्ट्री है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्योंकि जो एवरेज इंडियन हाउस होल्ड है, जो आज भी एवरेज इंडियन हाउस होल्ड अपना पैसा रियल एस्टेट में आपका इन्वेस्ट करना पसंद करती है। ठीक है, करीबन 77% ऑफ एसेट्स ऑफ एवरेज इंडियन हाउस होल्ड ये आपका रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड रहती है। तो रियल एस्टेट में कुछ धांधली ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको रेगुलेट करने के लिए आपका रेरा एक्ट 2016 बनाने की बात है, ताकि हमारे जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी आ सके, अकाउंटेबिलिटी आ सके और एफिशिएंसी भी आ सके। ठीक है, और जो कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने रियल एस्टेट खरीद रखा है, उनका जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो भी प्रोटेक्टेड रह सके। तो इसको रेगुलेट करने के लिए आपके स्टेट लेवल रेगुलेशन अथॉरिटीज बनाई गई। उनमें से आपका एक है रेरा, ठीक है, रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी, और रियल एस्टेट एपिलेट ट्रिब्यूनल। रियल एस्टेट में अगर कोई केसेस वगैरह होंगे तो उसके लिए एक एपिलेट ट्रिब्यूनल भी बनाया जा रहा है। और कोई भी प्रोजेक्ट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आपका है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, वो अगर 500 मीटर स्क्वायर से ज्यादा एरिया का है, या तो 8 अपार्टमेंट्स या उससे ज्यादा अपार्टमेंट्स का कोई अगर रियल एस्टेट है, तो उसको रेरा के अंडर आपका रजिस्टर करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा रेरा एक्ट। और भी कुछ बातें हैं इसमें, लेकिन ऊपर से यही बातें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसका रिव्यू करने की बात है। आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स देखेगी कि ये हमारा जो एक्ट है 2016 वाला रेरा एक्ट, ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, जनता का फायदा हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसका ये रिव्यू करेगी। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने रिव्यू किया। रिव्यू में इन्होंने जो भी होम ओनर्स हैं रियल एस्टेट के, उनसे बात की, उनका फीडबैक लिया और कुछ बातें पता चली। जैसे कि जो ओनर्स हैं उन्होंने बताया कि आपका जो वेबसाइट्स है, आपका जो रेरा की वेबसाइट है, रेरा की वेबसाइट में लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन नहीं है ज्यादा। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन? जैसे कि एनुअल रिपोर्ट नहीं डालते हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट नहीं डालते हैं, तो एक प्रकार के ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर इन वेबसाइट में ये सब इन्फॉर्मेशन आने लगे तो ट्रांसपेरेंसी आ जाए सिस्टम में। ठीक है, थोड़ी सी तो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। उसके बाद दूसरी बात यह है कि होम ओनर्स कहते हैं कि भाई इस लॉ में कोई भी अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, जो लॉ बना है उसी को पहले इंप्लीमेंट करिए आप फुल्ली। जब ये लॉ पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो जाए फिर आप अगर चाहें तो अमेंडमेंट की बात कर सकते हैं, लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो अमेंडमेंट करने से कोई फायदा नहीं। तो देखिए, तो मिनिस्ट्री ने एक डेटा कलेक्शन यूनिट भी बनाया है, ठीक है, डेटा कलेक्ट करने के लिए। इसके अलावा फिर रेरा वेबसाइट्स में इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराना भी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में कराना है ये काम, तो अलग अलग स्टेट्स में आपके ऐसे इंफॉर्मेशन जो है, जो अवेलेबल नहीं थे पहले, वो भी अवेलेबल होना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात कर रहे हैं भाई, हो सकता है, पॉसिबल है कि फ्यूचर में आपके अमेंडमेंट्स आ जाएं इस पर्टिकुलर लॉ में। तो अमेंडमेंट लाने के लिए आपका जो प्रपोजल है वो किसके द्वारा दिया जाता है? ऑल इंडिया फोरम ऑफ रेरा, AIFORERA। ठीक है, ऑल इंडिया फोरम ऑफ रेरा आपका प्रपोजल भेजेगी, फिर उसका रिव्यू होगा सब कमेटी के द्वारा। उसके बाद ये मिनिस्ट्री को भेजेगी और मिनिस्ट्री फिर डिसाइड करेगी कि इसमें अमेंडमेंट लाना है कि नहीं लाना। ठीक है, ये तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। तो यहां हम लोगों ने बात कर ली रेरा के अमेंडमेंट की, रेरा के रिव्यू की। चलिए, अब यहां पे बात करते हैं, हमारा दूसरा जो आर्टिकल है वो है आपका मैरीटाइम एक्सपेंशन। तो इंडिया को, ये आप देख रहे हैं म्यांमार में आपका ये सितवे है। ठीक है, इस सितवे को ऑपरेट करने का अधिकार मिल चुका है इंडिया को। ये सितवे पोर्ट जो है कालादान रिवर के ऊपर है, कालादान रिवर याद रखिए। ठीक है, इसलिए इसको कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो सितवे आपका चाबहार के बाद दूसरा पोर्ट बना जो इंडिया अब ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो ये सितवे पोर्ट आपका म्यांमार है। म्यांमार में कौन से प्रोविंस में है?
तो ये म्यांमार के रैखाइन स्टेट में आपका ये सितवे पोर्ट आपका प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको ऑपरेट कौन करेगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि इसको ऑपरेट करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? आईपीजीएल। आईपीजीएल क्या है? इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल ये कंपनी आपका 100% ओन्ड कंपनी है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। तो इसके द्वारा ये ओन्ड है और ये मैनेज करेगा आपका सिटवे पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं कंपटीशन आप देख सकते हैं चाइना और इंडिया के बीच में पोर्ट्स। जैसे कि चाइना पोर्ट्स आपका ऑपरेट कर रहा है कहाँ पे? हम्बनटोटा श्रीलंका में, उसके बाद जिबूटी में कर रहा है, और इंडिया पोर्ट्स कहाँ मैनेज कर रही है? जैसा कि हम पता है चाबहार में और सिटवे में। तो आपका जो मैरीटाइम रीजन पे कंट्रोल करने का, इंडियन ओशन रीजन में कंट्रोल करने के लिए लड़ाई चल रही है, आपका कंपटीशन चल रहा है बिटवीन चाइना एंड इंडिया। देखिए सिटवे पोर्ट मैप में दोबारा देखते हैं। देखिए ये सिटवे पोर्ट है। अब ये दिस पर्टिकुलर सितवे पोर्ट इज अ पार्ट ऑफ आपका कालादान मल्टीमोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब ये कालादान मल्टीमोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट क्या है? देखिए यहां से ये आपका कोलकाता का पोर्ट है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वाइजाग के पोर्ट से भी और कोलकाता के पोर्ट से भी आपका अगर सामान जाना होगा तो आपका देखिए एक तो तरीका ये है, ये आपका शिलीगुड़ी कॉरिडोर है, तो शिलीगुड़ी कॉरिडोर से घूम के ऐसे आ सकते हैं हम लोग, ठीक है। या आपका बांग्लादेश के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है, बांग्लादेश अगर परमिशन दे। और उसके बाद तीसरा जो तरीका है ये आपका देखिए म्यांमार से है, ठीक है। सामान आपका कोलकाता पोर्ट आएगा, आपका शिप के थ्रू आपका सितवे पोर्ट आएगा, उसके बाद सितवे पोर्ट से आप देखिए रोड लाइन के थ्रू आप सीधा पहुंच जाएंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। तो ये आपका तीसरा तरीका होगा आपका नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने का। तो आपका जो कार्गो है वाइजैक कोलकाता से आता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पहुंचाना है, तो हम सितवे पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और बाईपास कर सकते हैं बांग्लादेश को या सिलीगुड़ी कॉरिडोर को। तो दोनों जगह से अगर हम नहीं जाना चाहते तो हम लोग ये कालादान मल्टीमोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए देखिए सितवे पोर्ट पर इंडिया ऑपरेशन अभी चालू कर दिया है, तो ये काम अब और जल्दी होने लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है आपका। इस सितवे पोर्ट से आपका ये देखिए आइजवाल कनेक्ट हो रहा है ना, ये आपका रोड से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। बीच में आपके म्यांमार की कुछ सिटीज भी पड़ेंगे, ठीक है। तो ये है आपका कालादान मल्टीमोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। अब देखिए कुछ तो इश्यूज हैं म्यांमार के साथ, कुछ आपके काफी ज्यादा इश्यूज हैं। सबसे पहला तो देखिए इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है। तो इंडिया म्यांमार का जो बॉर्डर है दैट इज वेरी पोरस, ठीक है, और पुअरली गार्डेड है, ज्यादा गार्डेड नहीं है, तो कोई भी एंटर कर सकता है इंडिया में उस बॉर्डर से। और ये जो एरिया है आपका म्यांमार का बॉर्डर एरिया, वो आपका ओपीएम प्रोड्यूसिंग एरिया है, ठीक है। तो ओपीएम का जो इलीगल स्मगलिंग वगैरह आपकी ओपीएम की बॉर्डर्स के थ्रू पॉसिबल है। और ये जो एरिया है आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का, ये आपका इंसर्जेंसी प्रोन है, तो इंसर्जेंट ग्रुप्स कई सारे आप यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। तो एक बहुत बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है आपका ये जो बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, ठीक है। दूसरी बात, इंडिया और म्यांमार के बीच में आपका चल रहा है फ्री मूवमेंट रिजीम, मतलब आसानी से इंडिया से म्यांमार आ जा सकते हैं, म्यांमार से इंडिया में आ सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है लोगों के लिए, लोकल्स के लिए तो अच्छी बात है, और इंडिया म्यांमार जो रिलेशनशिप है उसके लिए भी ठीक है। लेकिन इसके कुछ आपके प्रॉब्लम्स भी है, ठीक है। इसलिए प्रॉब्लम्स कौन से? देखिए आर्म्स का इलीगल आर्म्स ट्रेड का हो सकता है, इलीगल ड्रग्स, इलीगल इमिग्रेशन, आपके इस रिजीम की वजह से आपके ओपन बॉर्डर वाला जो पॉलिसी है, फ्री मूवमेंट वाला जो पॉलिसी है, फ्री मूवमेंट रिजीम है, इसकी वजह से हो सकता है। तो इंडिया सोच रही है इस पे कि इसको टर्मिनेट कर दिया जाए, ठीक है। तो अब तीसरा प्रॉब्लम ये है चाइना अपना इन्फ्लुएंस म्यांमार में बढ़ा रहा है, और चाइना म्यांमार का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। साथ ही साथ म्यांमार में कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आपका बिल्ड कर रहा है चाइना। तो इस चाइना का इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की भी हमें जरूरत है। और प्रॉब्लम इंडिया के साथ है, इंडिया ये जो अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं ये काफी समय से डिले कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये प्रोजेक्ट्स इंडिया डिले करेगा तो एक प्रकार का ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, ठीक है। इसके अलावा म्यांमार का पॉलिटिकल सिचुएशन भी एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, आपका डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं है, और मिलिट्री कू लगा रहता है। तो ये एक इशू है बहुत बड़ा। इसके अलावा आपका रेफ्यूजी क्राइसिस, तो रेफ्यूजी क्राइसिस जैसे रोहिंग्यास जो है म्यांमार से भाग के आपका इंडिया और बांग्लादेश में रेफ्यूज लेते हैं, तो ये रेफ्यूजी का प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ म्यांमार। तो ये सारे चैलेंजेस और इश्यूज हैं इंडिया म्यांमार रिलेशनशिप में। अब देखिए आगे क्या करना है। सबसे पहले हमें एफएमआर को रेगुलेट करने की जरूरत है। जो फ्री मूवमेंट रिजीम है इसको हमें रेगुलेट करना है, और बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रो करना है। और ये ध्यान में रखना है कि कोई भी ट्रेड होगा वो आपके स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट्स बनाने होंगे, यहीं से आपका ट्रेड हो सकता है, ठीक है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें करनी है।
ठीक है। इसके अलावा आपका म्यांमार के साथ इकोनॉमिक कोलैबोरेशन आप बढ़ाइए, ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स करिए, इनिशिएटिव्स करिए, ठीक है। साथ में आपका जो ट्रेड बैलेंस है, जैसे इंडिया के फेवर में ट्रेड बैलेंस, थोड़ा बहुत सामान आपका म्यांमार से हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। उससे म्यांमार को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग आपके जो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि कालाधान मल्टीमोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, ये बहुत सालों से पड़ा हुआ है लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है, तो ये काम करना चालू करना पड़ेगा। जल्द से जल्द हमें ये जो प्रोजेक्ट्स है कंप्लीट करने की जरूरत है। इसके अलावा जो इंसर्जेंसी है बॉर्डर में, उसके लिए आपका सिक्योरिटी कोलैबोरेशन करेंगे हम लोग म्यांमार के साथ, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस करेंगे, ठीक है, मिलके ऑपरेशंस करेंगे, ज्वाइंट ऑपरेशंस, और कोई भी अगर आपका इंटेलिजेंस है उसका आपस में शेयरिंग भी करेंगे। तो आपका सिक्योरिटी कोलैबोरेशन करना है म्यांमार के साथ, ठीक है। और केवल एक स्टेक होल्डर नहीं, क्योंकि आपके हमें पता है कि म्यांमार में कई सारे स्टेक होल्डर्स है, एक तो मिलिट्री खुद है और बहुत सारे लोग देखिए प्रो डेमोक्रेसी भी है, तो किसी एक को फेवर ना करके दोनों के साथ हमारी बातचीत होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पीस इवेंट्स कराने होंगे म्यांमार में ताकि पीस आ सके, ठीक है। जैसे आसियान का, क्वाड का, ऐसे जो ग्रुपिंग्स है उनके हम लोग पीस कॉन्क्लेव्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं म्यांमार में, तो ये भी हमारा पीस के डायरेक्शन में एक स्टेप होगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हमारे दोनों आर्टिकल का डिस्कशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको एक दो बार रिवाइज कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।